हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत ही थरली, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने पढ़ा भी होगा उसको, आपने देखा होगा कि हमने हर चीज़ इंक्लूड की है, हर चीज़ पढ़ा दिया है, हर चीज़ जितनी भी लाइंस हैं इन बिटवीन द लाइंस हमने पढ़ा, क्या बोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की और कैसे हमारी यूनिटी को दर्शाता है। ओके, तो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री which talks about the construction of ancient Indian history। अभी हमने पढ़ा what is the importance of ancient Indian history और कैसे ये हमारी unity in diversity को represent करता है, इंडिया की unity in diversity को represent करता है। Now let's comes to construction of ancient Indian history। अब construction of ancient Indian history में हमको क्या पढ़ने की ज़रूरत है? पहली चीज़ तो हमको बहुत सारे कैसे हमारा ancient Indian history बना, क्या हमारे टूल्स मिले, क्या इम्प्लीमेंट्स मिले, किस टाइप के पीपल थे, क्या इंस्क्रिप्शंस थे, क्या सोर्सेस थे, इन सब चीज़ों से हमको पता चलेगा कि हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कैसे क्रोनोलॉजिकल वे में रिप्रेजेंट की गई और कैसे क्रोनोलॉजिकल वे में हमारे रूलिंग डायनेस्टीज़ आई और उन्होंने अपना एम्पायर बिल्ड किया और उसके साथ साथ उस टाइम का कल्चर भी बिल्ड किया। तो नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने किया। पहला था मटेरियल रिमेन्स। अब मटेरियल रिमेन्स की अगर बात करें तो जो भी मटेरियल्स हम कुछ भी वॉल्स बनाने के लिए लेते थे, टेम्पल्स बनाने के लिए यूज़ करते थे या फिर हम सील्स बनाने के लिए यूज़ करते थे, तो क्या किस टाइप के मटेरियल्स हम यूज़ करते थे और किस टाइप के मटेरियल्स हमको कहाँ पे मिलते थे। तो पहली चीज़ मटेरियल रिमेन्स में अगर बात करें तो मटेरियल रिमेन्स जो है इंडिया का, एंशिएंट इंडियंस जो थे उन्होंने बहुत सारे इनन्यूमरेबल मटेरियल रिमेन्स दिखाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो स्टोन टेम्पल साउथ इंडिया में, आपको पता होगा साउथ इंडिया में स्टोन टेम्पल्स बनते हैं, द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वहीं से हमारा बढ़ा था। सेकेंड, ब्रिक मोनेस्ट्रीज जो होती हैं वो ईस्टर्न इंडिया में, जो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इस वाले एरिया में ब्रिक मोनेस्ट्रीज बनी। बट मोस्ट ऑफ द जो भी हमारे रिमेन्स है वो आपको अंडर द ग्राउंड जो है बरीड मिलेंगे। ठीक है, अंडर द ग्राउंड बरीड इसलिए थे क्योंकि उस टाइम क्या होता था, जो भी ह्यूमंस ख़त्म होते थे, जो भी पीपल की डेथ होती थी, उनके साथ साथ उनके मटेरियल रिमेन्स जो भी वो यूज़ करते थे डेली लाइफ में, जिन चीज़ों से उनको प्यार था उनके साथ जो है उनको दफना दिया जाता था। और उसी के कारण जो है हमको बहुत सारे मटेरियल रिमेन्स जो है ग्राउंड के अंदर बरीड मिले। ओके, तो मटेरियल ग्राउंड के अंदर बरीड होने के कारण बहुत सारे ऑल ओवर द कंट्री में जो भी रिमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमको मिलते हैं और कुछ हमको नॉलेज बताते हैं कि एंशिएंट पीपल हमारे कैसे थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ का सिंपल मतलब है कि एंशिएंट इंडियंस जो थे उन्होंने बहुत सारे इनन्यूमरेबल मटेरियल रिमेन्स ले आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो स्टोन टेम्पल हमारा साउथ इंडिया में हो गया, ब्रिक मोनेस्ट्रीज ईस्टर्न इंडिया में हो गई और बहुत सारे जो हमारे मटेरियल रिमेन्स थे वो हमारे बरीड थे अंडर द ग्राउंड। अब अगर बात करें अब कैसे बरीड थे, पहली चीज़ तो हॉरिजॉन्टली वो बरी नहीं किए जाते थे। हॉरिजॉन्टली मतलब आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है वेट अ सेकेंड, हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टाइप वे में हमारे बरीड नहीं होते थे क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होता था, इसमें पैसा लगता था, इसलिए हमारे वर्टिकली बरी करते थे, हम लोग वर्टिकली बरी करते। ओके, तो सम ऑफ द मोस्ट जो साइट्स थी वो वर्टिकली, सिंस मोस्ट ऑफ द साइट्स जो थी हमारी वो वर्टिकली थी, इसलिए हमको गुड सीक्वेंस मिलता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का। पर हॉरिजॉन्टल डिगिंग जो है हमारे यहाँ बहुत एक्सपेंसिव थी, इसलिए वो की नहीं जा पाती थी क्योंकि उस टाइम उतना ज़्यादा हमारे पास चीज़ें नहीं थी जिससे हम हॉरिजॉन्टल डिगिंग कर सकें, ना ही इतना नॉलेज था। ओके, तो वर्टिकली डिगिंग करके हम बहुत सारे मटेरियल रिमेन्स को निकालते थे और वो हमको गुड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताते हैं हमारे मटेरियल कल्चर का, और ये कहीं ना कहीं हमको एक फुल पिक्चर बताता है कि हमारी मटेरियल लाइफ कैसी थी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। ओके, तो दिस पैराग्राफ शोज अबाउट हाउ जो बरीड हमारे मटेरियल रिमेन्स थे उनको हम कैसे निकालते थे। तो वर्टिकली डिगिंग करते थे हम,
हॉरिजॉन्टल डिगिंग नहीं करते थे। क्यों? बिकॉज हॉरिजॉन्टल डिगिंग बहुत एक्सपेंसिव थी और बहुत कम नंबर में थी। अब अगर बात करें तो बहुत सारे माउंट्स जो है वो एग्जिकवेट किए गए, मतलब निकाले गए। बहुत सारे जो भी डेड बरीड्स हैं वो निकाले गए, देखे गए कि वो कहाँ के हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो उससे हमको पता चला कि हमारे इंडिया में ड्राई क्लाइमेट, जो राजस्थान हो गया, वहाँ पे किस टाइप के हमको बरीड मटेरियल मिलते हैं, और हमारे ह्यूमिड रीजन जो हमारा यूपी हो गया, बिहार हो गया, जहाँ पे हमारी गंगा रिवर फ्लो होती है, तो वहाँ पे हमको किस टाइप के मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं और किस टाइप के नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। बरस मतलब पूरा टाइम हमारी रिवर्स जो है फ्लो होती रहती हैं, तो वहाँ का क्लाइमेट ह्यूमिड होता है। तो इस टाइप की चीज़ें हमको पता चला कि हमको कहाँ पे कौन सी चीज़ें मिली। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ड्राई रीजन जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का, आपको पता है वेस्टर्न रीजन वाला पूरा राजस्थान आपको पता है कौन से वेस्टर्न रीजन में आता है, नॉर्थ वेस्ट में, फिर उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न रीजन, और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो इंडिया का है, वहाँ पे एंटीक्स जो है वो हमको बहुत ज़्यादा मिले। दूसरी चीज़ अगर बात करें मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो मिडिल गैंगेटिक बेसिन का, ऑब्वियसली वहाँ पे आयरन के हमारे इम्प्लीमेंट्स जो हैं वो मिले, तो पर वो बहुत ज़्यादा कोरोजन हो जाता है। कोरोजन मतलब आयरन में जंग लग जाती है, आपको पता है जंग लगने से आयरन जो है हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो बहुत मड स्ट्रक्चर्स जो है वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो गए कि हम कैसे डिटेक्ट कर पाए। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्न्ट ब्रिक्स भी मिले, जो बर्न ब्रिक्स होते हैं। बर्न ब्रिक्स स्ट्रक्चर जो है हमको कहाँ मिले? मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन में मिले। अब बहुत सारे एग्जीक्यूशन किए गए, इसी एग्जीक्यूशन के कारण हमको ये पता चला कि कहाँ पे कौन से इम्प्लीमेंट, कहाँ पे कौन से मटेरियल रिमेन्स हमको मिले। ओके, नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पैराग्राफ। सिमिलरली अगर हम बात करें तो ये जितने भी मटेरियल रिमेन्स मिले कुछ ना कुछ हमको बताते हैं। हमने बताया कि हमारी सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसी थी, कैसे पीपल थे, कैसे रहते थे, क्या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते थे, वो सारी चीज़ें हमको कैसे पता चली, जो भी हमको मटेरियल रिमेन्स मिलते गए। तो जो भी हमको मटेरियल रिमेन्स गैंगेटिक बेसिन में मिले वो हमको कोई ना कोई चीज़ शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहली चीज़ तो वो हमको सेटलमेंट शो करते हैं कि कैसा लेआउट था हमारे सेटलमेंट का, कैसे पीपल रहते थे, किस टाइप की पॉटरी यूज़ करते थे, किस टाइप के हाउसेस थे, कैसे एग्रीकल्चर फूड यूज़ करते थे, कैसे सीरियल्स यूज़ करते थे, क्या टूल्स यूज़ करते थे, क्या इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे, ये हमको कैसे पता चला? जो भी हम मटेरियल रिमेन्स जो ग्राउंड में बरीड थे हम उनको निकालें उनसे। ओके, अब मोस्ट ऑफ द जो भी बरीड हमारे इम्प्लीमेंट्स थे, मटेरियल रिमेन्स थे, वो हमारे, हमने बताया पहले भी कि वो हमारे जो भी उनका ऑनर था वो अगर ख़त्म होता था तो उनको नीचे गाड़ा जाता था, और गाड़ने के साथ साथ उनके साथ उनके टूल्स, उनके वेपन्स, उनके पोइट्री, हर चीज़ जो है जो भी उनको प्यारी थी उनके साथ दफनाया जाता था। और ये चीज़ें जो है पूरा दफनाने के बाद एक बिग सर्कल, एक बिग बोल्डर्स रख देते थे, एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख देते थे उसके ऊपर, और उसी को फिर उसी पत्थर से उसको एनसर्कल करते थे, मतलब ठीक है। तो उसी स्ट्रक्चर को हमको क्या कहा गया? मेगालिथ्स। तो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेगालिथ। तो मेगालिथ का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो बरीड होती हैं अंडर द ग्राउंड, उसके ऊपर एक बड़ा सा लंबा सा पत्थर रख दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं मेगालिथ, ठीक है, जिससे भी हम एनसर्कल करते थे उन सारे स्ट्रक्चर्स को हम मेगालिथ बोलते हैं। याद रखिएगा कि सारे मेगालिथ जो है इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते, बट कुछ कुछ मेगालिथ जो है बिलोंग करते हैं, जो भी बिग बोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज मेगालिथ आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई हमारा आदमी है, ठीक है, हम उसके साथ इम्प्लीमेंट्स को बरी किए और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिए तो उसको हम बोलते हैं मेगालिथ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेगालिथ। तो क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट इज़ मेगालिथ तो यू नो अबाउट मेगालिथ, ठीक है। तो साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता था ये, मोस्ट ऑफ द केसेस में साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता था, ठीक है। अब हमको आर्कियोलॉजी किसे बोलते हैं? आर्कियोलॉजी उसे बोलते हैं जो, आर्कियोलॉजी वो साइंस होती है जो हमको हेल्प करती है कि हम किसी भी साइट को हम डिग करें और वहाँ से हम अपना सक्सेसिव लेयर्स को बाहर करें और एक आइडिया लगाएं कि पीपल की मटेरियल लाइफ कैसी होगी, पीपल कैसे रहते होंगे, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। तो व्हाट इज आर्कियोलॉजी आपको पता होना चाहिए। द साइंस विच एनेबल्स अस टू डिग द ओल्ड माउंट्स, वो साइंस जो
हमको ओल्ड माउंट्स को डिग करने में हेल्प करती है इन अ सिस्टमैटिक मैनर और इन अ सक्सेसिव लेयर, जो हमको हेल्प करता है कि हम आइडिया लगा सके कि उस टाइम के पीपल कैसे थे, उनकी मटीरियल लाइफ कैसी थी, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, व्हाट इज़ मेगालिथ एंड व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट अगर बात करें तो मटीरियल रिमेन जो है वो एग्जिक्यूट किए जाते थे, एक्सप्लोर किए जाते थे। क्यों एक्सप्लोर किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे साइंटिफिक एग्जामिनेशन के लिए वो इम्पॉर्टेंट होता था, और वेरियस काइंड्स ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन। कैसे? क्योंकि जो भी मटेरियल रिमेन्स मिलते थे वो हमको कैसे मिलते थे? रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन मेथड होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ का वेजिटेशन और क्लाइमेट जो है, हम वहाँ के प्लांट रेसिड्यूज़ को स्टडी करके बता सकते हैं कि उस टाइम का क्लाइमेट कैसा था, उस टाइम का वेजिटेशन कैसा था। और ये दस ऑन दिस बेसिस हमको पता चला कि एग्रीकल्चर जो है राजस्थान और कश्मीर में प्रैक्टिस होती थी 6000 BC टाइम से ही, ठीक है। और उसी टाइम पे एनिमल भी डोमेस्टिकेट होते थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियल रिमेन्स। आई होप इट इज क्लियर। इसका जो समरी है दैट शुड बी गिवन इन द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो वो आपको समरी आपको मिल जाएगी, जो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं, हाथ से लिखा है। आई होप आप उसकी वैल्यू करें, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगता है। आप कंप्यूटर में लिखते लिखते समझा सकते हैं, बट आप पहले पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से लिखा है, जैसे कि आपको पूरा मटेरियल रिमेन्स का समरी जो है सिर्फ मतलब 3-4-5 लाइन में मिल जाए, तो वो मटेरियल रिमेन्स डायग्रामेटिक फॉर्म में हमने पूरा पढ़ाया है आपको, और ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो मटेरियल रिमेन्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि बहुत सारे एंशिएंट इंडियंस जो थे वो इनन्यूमरेबल मटेरियल रिमेन्स हमको फाउंड हुए, जैसे कि स्टोन टेम्पल साउथ इंडिया में हुआ, ब्रिक मोनेस्ट्रीज ईस्टर्न इंडिया में हुई, और बहुत सारे बरीड हुए अंडर द ग्राउंड। अब जो भी बरीड थे अंडर द ग्राउंड वो हॉरिजॉन्टली डिग करके हम वर्टिकली डिग करके निकालते थे, बिकॉज हॉरिजॉन्टली जो है इतना एक्सपेंसिव था कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना ही उतना पैसा था कि हम उसको हॉरिजॉन्टली डिग करें, ना ही नॉलेज था। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो माउंट्स है वो कुछ ना कुछ हमको बताते हैं कि किस टाइप का क्लाइमेट था हमारा, किस टाइप के क्लाइमेट में क्या मिलता था, किस टाइप में कहाँ मिलता था। और तीसरी चीज़ कि वहाँ के पीपल कहते थे, वहाँ के हाउसेस कैसे थे, टूल्स कैसे थे, इम्प्लीमेंट्स कैसे थे। ओके, तो ये उसके बाद हमने पढ़ा मेगालिथ क्या होता है। मेगालिथ हमने बताया कि बहुत बड़ा सा बोल्डर, अगर किसी डेड माउंट जो भी बरीड है उनके ऊपर हम बहुत बड़ा सा एक पीस ऑफ बोल्डर्स रख दे तो उसको हम मेगालिथ बोले। और आर्कियोलॉजी हम उसे बोले कि वो साइंस जो हमको हेल्प करती है कि मटेरियल लाइफ जो है पीपल की जान सके, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मटेरियल रिमेन्स को कैसे एग्जीक्यूट किया गया आर सब्जेक्ट टू वेरियस काइंड ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेडियो कार्बन डेटिंग हो गई। फिर हमने प्लांट के रेसिड्यूज से हमने पता लगाया क्लाइमेट और वेजिटेशन कैसा होगा, उसी के कारण हमको पता चला कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी राजस्थान और कश्मीर में 6000 BC से प्रैक्टिस की जा रही है। उसी टाइप से हमने पढ़ा कि एनिमल भी डोमेस्टिकेट किए जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल रिमेन्स। आई होप इट इज क्लियर। ओके, दिस इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो मटेरियल रिमेन्स इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड इज कॉइन। कॉइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है, अगर आपने कभी भी पहले पढ़ा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री तो आपको पता है कॉइन्स जो है बहुत टाइप के कॉइन्स मिलते थे। समुद्रगुप्त के टाइम पे कॉइन्स मिलते थे, हर्षवर्धन के टाइम पे कॉइन्स मिलते थे। क्या उससे पता चलता था कि कौन सा किंग रूल कर रहे हैं, क्या क्या सिंबल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। कॉइन्स में बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो कॉइन्स से हमको कहीं ना कहीं हमको ये पता चलता है कि हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से रूलर्स आए, कैसे उन्होंने रूल किया, क्या रिलीजन था उनका, और क्या ही उनकी इकोनॉमिक हिस्ट्री, क्या ट्रेड, कॉमर्स, क्राफ्ट्स, ये सब क्या प्रैक्टिस करते थे। ओके, तो लेट्स कम टू द कॉइन्स। अब कॉइन्स में सबसे पहले बताएं कि कॉइन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। तो याद रखिएगा, व्हाट इज न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स हम किसे बोलते हैं? कि जो भी हमारे कॉइन की स्टडी होती है और उनको हम स्टडी अनअर्थ करते हैं बाय डिगिंग, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। तो कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। अब एंशिएंट इंडियन करेंसी की अगर बात करें तो आपको पता है कि एंशिएंट इंडियन आज की करेंसी जो है वो पेपर फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ द करेंसी जो है वो पेपर फॉर्म में है, कॉइन्स फॉर्म में नहीं है। कॉइन्स हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत सारी जगह तो 1-1 रुपये के कॉइन्स भी नहीं लिए जाते। आपको पता है, रिक्शे वालों को दो तो वो बोलते हैं कि अरे ये क्या दे दिया, 1 रुपये नहीं चलता यहाँ पे। बट अगर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अगर बात करें तो उस
उस टाइम जो है करेंसी जो है पेपर के फॉर्म में नहीं एप्लीकेबल थी, पेपर के फॉर्म में लोग नहीं यूज़ करते थे, कॉइन्स के फॉर्म में यूज़ करते थे। और पेपर जो है वो बहुत दिन बाद आया, इन 14th सेंचुरी के टाइम पे पेपर जो है एज अ करेंसी यूज़ किया गया। अब एंशियंट कॉइन्स की अगर बात करें तो एंशियंट कॉइन्स जो है वो हमारे मेटल से बने थे और बर्न्ड क्ले से बने थे। कौन कौन से मेटल से बने होते थे? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड हो गया, इन सब मेटल से बने होते थे। और कॉइन्स मोल्ड जो है बर्न्ड क्ले से भी बने होते थे। और मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो थे वो हमारे कुषाण पीरियड से बिलोंग करते थे। कुषाण पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड, पोस्ट मॉडर्न टाइम पे आया था। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पाए गए। तो कुषाण पीरियड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज फॉर द कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। तो कुषाण पीरियड के टाइम पे मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो थे वो हमारे कुषाण पीरियड के बिलोंग करते हैं, ठीक है। और पोस्ट गुप्ता के बाद अगर बात करें तो ये कॉइन्स जो है धीरे धीरे डिसअपियर हो गए बिकॉज उनकी जो क्वालिटी थी वो डिग्रेड हो गई। वो हम लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब हम मौर्यन एम्पायर पढ़ेंगे, गुप्ता पढ़ेंगे, पोस्ट गुप्ता पढ़ेंगे, तब हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बट मोस्ट ऑफ द कॉइन्स आप याद रखिएगा कुषाण पीरियड के बिलोंग करते थे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें कॉइन में क्या बताया कि स्टडी जो है कॉइन्स की उसको न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। पहली दूसरी चीज़ हमको पता चला कि पेपर जो है हम उस टाइम नहीं यूज़ करते थे, पेपर 14th सेंचुरी में आया था, ठीक है। डेट्स भी आप याद रखिएगा, इसलिए मैं डेट्स भी आपको बताती जा रही हूँ। तो पेपर कब आया था? 14th सेंचुरी के बाद यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। उसके पहले कॉइन्स यूज़ किया जाता था और कॉइन्स जो है वो जनरली मेटल से बने होते थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड हो गया, और बर्न्ट क्ले से बने होते थे। और मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो है वो कुषाण पीरियड के टाइम पे बिलोंग करते थे। और पोस्ट गुप्ता के बाद कॉइन्स की जो क्वालिटी थी वो डिग्रेड होने के कारण कॉइन्स जो है धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे। नेक्स्ट इज, अब कॉइन्स जो है, अब आपको पता है कि अभी जो है हमारे पेपर जो है, कॉइन्स जो है वो हमारे कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट होते हैं। बट उस टाइम सेंट्रल बैंक कोई ऐसा बैंक नहीं था, कोई ऐसा जगह नहीं थी जहाँ पे डिपॉजिट किया जाए। तो पीपल्स जो भी कॉइन देखते थे वो सारे कॉइन अपने अर्थनवेयर जो भी पॉट होते हैं उसमें भर के रख देते थे, ब्रास वेजल्स में भर के रख देते थे और उनको होर्ड्स की तरह मेंटेन करते थे कि उनको हम प्रीशियस होर्ड्स की तरह यूज़ कर पाए। जब हमारे पास पैसा ना रहे तो हम उसको देकर कुछ ना कुछ ले पाए। तो डिपोजिशन अगर बात करें, पीपल जो है डिपॉजिट करते थे जो भी अपना मनी, वो अर्थनवेयर और ब्रास वेजल्स में डिपॉजिट करते थे। अब जितने भी होर्ड्स थे जो भी हमने बताया कि एज अ प्रीशियस होर्ड्स की तरह हम यूज़ करते थे। अब ये होर्ड्स जो है वो इंडियन कॉइन्स बस नहीं थे, बहुत सारे जो कॉइन्स हमारे अब्रॉड में भी बने जाते थे उनको भी हमारे यहाँ यूज़ किया जाता था और हमारे यहाँ डिस्कवर किया जाता था और हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में यूज़ किया जाता था। मोस्टली अगर बात करें तो वो हमारे जितने भी कॉइन्स हैं वो हमारे प्रिजर्व्ड है म्यूजियम में, जैसे कि कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे, मद्रास। और बहुत सारे इंडियंस कॉइन्स भी अगर बात करें तो अलग अलग कंट्रीज़ में, जो हमारी बाहर की कंट्रीज़ हैं वहाँ प्रिजर्व्ड है। क्यों प्रिजर्व्ड है? क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स जब आए थे तो बहुत सारे कॉइन्स हमारे यहाँ से ले गए थे और दूसरी जगह उन्होंने प्राइवेट और पब्लिक जो भी कलेक्शंस थे वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था इंडियन मनी, और इसलिए वो बाहर की कंट्रीज़ में भी प्रिजर्व्ड है इंडियन कॉइन्स। अब कॉइन्स जो है वो कहीं ना कहीं मेजर डायनेस्टीज़ को हमको बताती है कि कौन सी मेजर डायनेस्टीज़ के टाइम पे कैटलॉग्ड हुई। अब वी हैव कैटलॉग्ड ऑफ कॉइन्स इन इंडियन म्यूजियम में जैसे कि कलकत्ता में है, और इंडियन कॉइन्स की अगर बात करें तो ब्रिटिश म्यूजियम में है लंदन में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉइन्स। तो सेकेंड पैराग्राफ हमको ये बताता है कि कॉइन्स हम किस फॉर्म में डिपॉजिट करते थे। तो कॉइन्स जो है हम डिपॉजिट करते थे ब्रास वेजल्स में, अर्थनवेयर में, और मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो है एज अ होर्ड की तरह यूज़ करते थे। होर्ड्स की तरह यूज़ करते थे तो बहुत सारे जो भी कॉइन्स थे हमारे अब्रॉड में भी बने होते थे, हम उसको यूज़ करते थे। मोस्ट ऑफ द इंडियन जो कॉइन्स हैं वो बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में म्यूजियम में सिचुएटेड हैं, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने बहुत सारे कॉइन्स ले गए और कहीं कहीं म्यूजियम्स में रखे, कहीं कहीं ट्रांसफ़र किया प्राइवेट और पब्लिक कलेक्शंस में। और मोस्ट ऑफ द अदर कॉइन्स जो बाहर बने हैं वो हमारे इंडियन म्यूजियम्स में भी प्रिजर्व्ड है। ओके, नाउ लेट्स कम टू, सबसे पहले अगर बात करें तो अर्लीस्ट कॉइन्स जो थे अब हमने कॉइन्स पढ़ लिया, ठीक है। कॉइन्स किससे बने होते थे, कॉइन्स कहाँ हम प्रिजर्व करके रखते थे म्यूजियम्स वगैरह में। अब कॉइन्स की अगर बात करें तो कॉइन्स में होता क्या था, वो कॉइन्स क्या बना रहता है, क्या डिज़ाइन। फॉर एग्जाम्पल अभी के कॉइन्स में आप देखते हैं कभी कभार ट्री बना रहता है, अशोकन ट्री बना रहता है, गांधी जी की फ़ोटो बनी रहती है। तो उस टाइम के कॉइन्स में क्या बना रहता था, उस टाइम के कॉइन्स में जो है सिम्बल्स बने होते थे। अगर हम बात करें
जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ के जो भी सील्स थे उसमें हमारे सिम्बल्स बने होते थे अलग अलग एनिमल्स के, बट लेटर अगर बात करें तो वो सिम्बल्स जो है रिप्लेस किए गए नेम ऑफ द किंग्स जब आए, हमारी डायनेस्टीज आई, मौर्यन अंपायर आया, पोस्ट मॉडर्न है, उस टाइम किंग के जो फोटोज थे और या फिर उनके नेम्स थे या गॉड्स के नेम थे या डेट्स थी, वो सब लिखी होती थी उन कॉइन्स पे। ठीक है, अब ये जो एरिया जहाँ पे भी जिस एरिया में ये पाया जाता था उस रीजन के बारे में बताता था कि वहाँ पे सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंस अगर बात करें कॉइन की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दीज ऑल पैराग्राफ दिस पैराग्राफ्स टॉक्स अबाउट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉइन्स अगर बात करें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में बात करें तो ये रूलिंग डायनेस्टीज़ को हमारे बताता है कि कौन सी डायनेस्टी कब रूल की, कौन सी डायनेस्टी कब आई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडो ग्रीक्स आए, इंडिया में आए अफगानिस्तान से, और उन्होंने सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी में रूल किया, तो ये हमको कॉइन्स इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, कॉइन्स हमको इकोनॉमिक हिस्ट्री भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कॉइन्स जो हैं वो गिल्ड्स होते थे, मर्चेंट्स के गिल्ड्स होते थे, वो इशू करते थे रूलर्स की परमिशन से, और उन कॉइन्स पे क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स जो है वो क्राफ्ट्स मतलब इतना अच्छे से उनको बनाया जाता था कि उस टाइम का क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉइन्स हमको हेल्प करते थे कि हम ट्रांजेक्शन कर सके और ट्रेड बढ़ा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर बात करें तो वो हमको पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में मिले। हमने बताया इंडो ग्रीक्स वगैरह जब आए थे तब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉइन्स मिले, कुशान उसी टाइम पे आए थे, और वो कॉइन्स जो है कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड से बने होते थे। अब गुप्ताज जो है वो उन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किया था। तो याद रखिएगा दीज आर द पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स इटसेल्फ। प्रीलिम्स में यही स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं और आपको समझ में नहीं आता। अब जब गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे तो आप वहाँ भी लिखा होगा, बट यहाँ पे जो है वो हमको प्रॉपर बताया है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। तो इसलिए फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यही सब चीज़ें जो है आगे चल के आपको बहुत अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाती है। तो गुप्ता एम्पायर जो था उन्होंने लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए, बट लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर बात करें तो वो पोस्ट मॉडर्न टाइम्स पे इशू हुए। अब ये सारी चीज़ें हमको बताती कि ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे बढ़ा, और इसी के कारण आपको पता चलेगा पोस्ट गुप्ता टाइम पे, अभी हमने बोला था कि पोस्ट गुप्ता टाइम पे हमारे कॉइन्स जो है वो डिसअपियर होने लगे, इसीलिए पोस्ट गुप्ता पीरियड पे हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। अब कॉइन्स जो है हमको रिलीजियस सिम्बल्स और लेजेंड्स भी कंटेन करते थे, रिलीजियस सिंबल्स बने रहते थे, बहुत सारी चीज़ें, तो वो हमको आर्ट और रिलीजन उस टाइम का बताते हैं कि आर्ट और रिलीजन हमारा क्या था। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉइन्स। हमने मटेरियल रिमेन्स पढ़ लिया, हमने कॉइन्स पढ़ लिया। तो कॉइन्स को हम रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहली चीज़, कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं। अब कॉइन्स जो है किससे बने होते थे? मेटल से बने होते थे, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, लेड एंड ब्रंट क्ले से बना होता था। अब कॉइन्स जो है वो कहाँ पे डिपॉजिट होते थे? पीपल जो कॉइन्स को डिपॉजिट करते थे वो अपने अर्थनवेयर, ब्रास वेयर्स में डिपॉजिट करते थे, और बहुत सारे कॉइन्स जो है हर जगह, इंडियन कॉइन्स जो है बाहर के म्यूजियम्स में मिले, और बाहर के कॉइन्स जो है हमारे म्यूजियम्स में भी मिले। अब कॉइन्स अगर बात करें तो पहले वो सिंबल्स कंटेन करते थे, एनिमल हो गए, प्लांट्स के हो गए, बट लेटर हमने देखा कि कॉइन्स में हमको क्या मिलता था? किंग के नेम मिलते थे, गॉड्स के नेम मिलते थे और डेट्स मिलती थी, और वो कहीं ना कहीं। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंस क्या होता है कॉइन का। तो पहली चीज़ उन्होंने बताया कि हिस्ट्री जो है रूलिंग डायनेस्टी की कैसे बनी, फॉर एग्जांपल इंडो ग्रीक्स आए। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक हिस्ट्री, जैसे गिल्ड सिस्टम डेवलप हुआ, ठीक है, तो बहुत सारे मर्चेंट्स और रूलर्स जो हैं वो रूलर की परमिशन से वो कॉइन्स यूज़ करते थे, कॉइन्स इशू करते थे। नेक्स्ट, क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स हमको शो हुआ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स अगर बात करें तो पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में मिले, और लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स की बात करें तो गुप्ता एम्पायर में मिला, और उसके बाद पोस्ट गुप्ता में हमारे कॉइन्स की जो क्वालिटी थी वो डिग्रेड हो गई, इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स भी डिग्रेड हो गया। नेक्स्ट हमने देखा कि रिलीजियस सिंबल्स भी मिले जो कि हमको आर्ट और रिलीजन उस टाइम का बताते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉइन्स, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, दिस इज द सेकेंड सोर्स। फर्स्ट सोर्स हमने क्या पढ़ा? मटेरियल रिमेन्स। सेकेंड सोर्स हमने पढ़ा कॉइन्स। थर्ड इज इंस्क्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंस्क्रिप्शन है, और इंस्क्रिप्शन जो है हमारे यूपीएससी में पूछे भी जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन कैसे बना, क्या फैक्टर्स थे, क्या इंपॉर्टेंस है इंस्क्रिप्शन की, बट हम लास्ट में जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे कि मॉडर्न एम्पायर पढ़ेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे हम प्रॉपर इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि इंस्क्रिप्शन कौन कौन से इंस्क्रिप्शन आए, कैसे इंस्क्रिप्शन हमने यूज़ किया, क्या क्या नाम था, वो कहाँ पे मिले,
तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंस्क्रिप्शन होता क्या है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो इंस्क्रिप्शन मतलब सिंपल मीनिंग होती है कि जो भी वर्ड्स हमारे किसी भी चीज़ में, पेपर में हो गया, ट्री में हो गया, वॉल्स पे हो गया, अगर वो लिखा है, कुछ कोई वर्ड्स लिखे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता होगा, इससे ही समझ में आ गया कि जो भी वर्ड्स लिखे हैं, अब जो भी वर्ड्स लिखे हैं, तो राइटिंग जो है हमारी बहुत टाइम बाद आई, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि राइटिंग हमारी बहुत पहले नहीं आई थी। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि राइटिंग्स जो थी, तब तक हम इंडिया के बारे में नहीं जान सकते, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जब तक हमको राइटिंग के बारे में नहीं पता होगा, लोगों ने लिखा नहीं होगा। तो इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को बताने के लिए क्रोनोलॉजिकल वे में। अब इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। याद रखिएगा, इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। कॉइन्स की स्टडी को हमने क्या बोला, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हमने क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। एंड जो भी ओल्ड राइटिंग हमारे इंस्क्रिप्शन में यूज्ड होती है और ओल्ड रिकॉर्ड्स जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैलियोग्राफी। पैलियो मतलब बहुत पहले। ठीक है, तो पैलियोग्राफी, जो भी ओल्ड राइटिंग्स इंस्क्रिप्शन में यूज़ की गई हैं, ओल्ड रिकॉर्ड्स यूज़ किए हैं, उनको हम पैलियोग्राफी बोलते हैं। अब इंस्क्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहले इंस्क्रिप्शन कहाँ मिलते थे, इंस्क्रिप्शन लिखे किस में जाते थे, तो इंस्क्रिप्शन जो है हमको सील्स में मिलते थे, स्टोन पिलर्स में मिलते थे, कॉपर प्लेट्स में मिलती थी। ठीक है, टेम्पल वॉल्स में, ब्रिक्स और इमेजेस में मिलती थी। ठीक है, तो वेयर मेड कहाँ पे बने होते थे इंस्क्रिप्शन, तो पहली चीज़ सील्स में बने होते थे, स्टोन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स, ब्रिक एंड इमेजेस। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में अगर बात करें तो अर्लीस्ट अब कुछ फैक्ट्स बताया है कि कैसे इंस्क्रिप्शन हमको मिले, किस टाइप के मिले, क्या लैंग्वेज थी, कैसे वो शो किए जाते थे। तो पहली चीज़ अगर बात करें तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो था, सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शंस मिलते थे वो हमको स्टोन में बने हुए मिलते थे। ठीक है, वर रिकॉर्डेड ऑन द स्टोन। फिर उसके बाद क्रिश्चियन एरा आया, उस टाइम कॉपर प्लेट्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में आई, तो कॉपर प्लेट्स पे बने होते थे। अब जो प्रैक्टिस थी कि हमको इंस्क्रिप्शन को एनग्रेव करना है स्टोन पे, वो साउथ इंडिया में अभी तक कंटिन्यू है लार्ज स्केल में। बट बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस जो हमको पाए जाते हैं, हमने देखा है कि टेम्पल्स जो होते हैं उनके वॉल्स पे लिखे हुए होते हैं, एज अ परमानेंट रिकॉर्ड की तरह हमको सर्व करते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट यहाँ से हमको पता चला कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो है वो किस में रिकॉर्ड हुआ, स्टोन में। फिर उसके बाद क्रिश्चियन एरा आया, क्रिश्चियन एरा में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ हुए। बट अगर बात करें तो स्टोन में जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे वो अभी हमको साउथ इंडिया में बहुत मिलते हैं, और टेम्पल में हमको, टेम्पल की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिलते थे। नेक्स्ट, लाइक कॉइन्स अगर बात करें तो इंस्क्रिप्शन जो है वो भी हमारे म्यूजियम्स में प्रिजर्व्ड होते थे। कहाँ कहाँ प्रिजर्व्ड होते थे, बट द लार्जेस्ट जो भी हमारा नंबर है वो हमारे ऑफिस ऑफ चीफ एपिग्राफिस्ट एट मैसूर में मिला। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन कहाँ मिले, चीफ एपिग्राफिस्ट का ऑफिस है मैसूर में, वहाँ मिला। अब लैंग्वेजेस क्या होती थी, तो सबसे पहले हमारी जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो प्राकृत लैंग्वेज हम यूज़ करते थे 3rd सेंचुरी BC में। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए होते थे 3rd सेंचुरी BC में। फिर संस्कृत आया हमारा 2nd सेंचुरी AD में, एंड उसके बाद हमारा रीजनल लैंग्वेजेस जो है प्रिवेल्ड हुई 9th और 10th सेंचुरी में। तो लैंग्वेजेस क्या थी, पहले प्राकृत आई। ठीक है, प्राकृत कब आई, हमारी 3rd सेंचुरी BC में। फिर संस्कृत आई 2nd सेंचुरी AD में, और उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस जो है हमारी प्रमोट हुई 9th और 10th सेंचुरीज़ में। अब मोस्ट इंस्क्रिप्शन अगर बात करें तो मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता टाइम्स बिलोंग करती है, और वो पब्लिश्ड है एक सीरीज ऑफ कलेक्शन में, उसको बोलते हैं कॉर्पस इंस्क्रिप्टियम इंडिकैरम। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो है हमारी बहुत सारी मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता टाइम्स की इंस्क्रिप्शन को कलेक्शन रखा गया है। अब पोस्ट गुप्ता के बाद हमने देखा कि ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन हुआ, तो धीरे धीरे हमारे ये वही चीज़ें डिक्लाइन हुई। अब अगर बात करें तो कैसे वो शो की जाती थी, तो फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको पता था डेसिफर नहीं होते थे, बट पिक्टोग्राफिकल इमेजेस हमको मिलती थी, मतलब पिक्चर मिलती थी। बहुत सारी जो भी हमारे इंस्क्रिप्शन थे वो इमेजेस के फॉर्म में शो किए जाते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे। फिर अशोकास की बात करें तो अशोकास इंस्क्रिप्शन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो हमको मिलते हैं, बहुत जगह मिलते हैं अशोकान इंस्क्रिप्शन। तो अशोकान इंस्क्रिप्शन जो है वो एनग्रेव्ड किए जाते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन
प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हम कैसे लिखते थे। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हम लेफ्ट टू राइट लिखते थे और फिर उसके बाद हमारी खरोष्टी स्क्रिप्ट आई जो हम राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट करते थे। नॉर्मली हम क्या लिखते थे, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ठीक है, वो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में यूज होती थी। बट खरोष्टी स्क्रिप्ट जो थी वो हम हमेशा राइट से लेफ्ट लिखते थे। अब उसके बाद बहुत सारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है बहुत होल ऑफ कंट्री में पाई गई एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। फिर ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट भी आई जो कि अशोकन इंस्क्रिप्शन में लिखी गई है इन अफगानिस्तान में मिलती है हमको ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट, याद रखिएगा, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने देखा कि वो डेसिफर नहीं थे, पिक्टोग्राफिकल इमेजेस पाई गई, पिक्चर्स पाए गए। नेक्स्ट अशोकास इंस्क्रिप्शन है। अशोकास इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी जिसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते थे। फिर हमारी खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई जो हम राइट टू लेफ्ट लिखते थे। फिर अरामिक आई, ग्रीक अरामिक स्क्रिप्ट जो हमको अफगानिस्तान से मिली, उसमें भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिले। बट अगर बात करें ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात करें तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट गुप्ता पीरियड तक हमारी बहुत अच्छे से एट द एंड मतलब मेन स्क्रिप्ट थी। ओके, तो हम सबसे ज़्यादा हम यही होते हैं। और वैसे ही जैसे हमारी कॉइन, जैसे हमारी इंस्क्रिप्शन हमने बताया कि पहले हम लैंग्वेज प्राकृत यूज़ करते थे, फिर संस्कृत, फिर रीजनल, तो उसी टाइप अगर बात करें तो इंस्क्रिप्शन में तो हमने रीजनल वेरिएशंस भी, हमने स्क्रिप्ट्स में भी हमने रीजनल वेरिएशन देखे बाय डिफरेंट नेम्स। ओके, सो this is all about the second paragraph. I hope it is clear. ओके, नाउ लेट्स कम टू द अब अगर बात करें तो डेसिफर कैसे होते, तो आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई डेसिफर नहीं था, तो डेसिफर नहीं हो पाए थे, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी इंस्क्रिप्शन यूज़ करते थे वो डेसिफर नहीं हो पाए। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो डेसिफर किया गया था वो अशोका ने इशू किया था 3rd सेंचुरी BC में। एक अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन था जो कि फिरोज शाह तुगलक ने हमारे मेरठ में पाया था, उसको दिल्ली लाया गया कि उसको डेसिफर करे पर नहीं हो पाया। सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन डेसिफर किया था वो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स प्रिंसेप थे 1837 में, एक सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने बंगाल में फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो डेसिफर हुआ था वो जेम्स प्रिंसेप ने किया था 1837 में, वो अशोकाज इंस्क्रिप्शन था, याद रखिएगा। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन किसने डेसिफर किया था 1837 में, जेम्स प्रिंसेप ने किया था जो कि सिविल सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन and very important point, just mark star here. Okay, now लेट्स कम टू व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। क्या इंपॉर्टेंस है हमारे इंस्क्रिप्शन की, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि इंस्क्रिप्शन होता क्या है, इंस्क्रिप्शन किस में कार्व्ड हुए थे, कुछ फैक्ट्स हमने पढ़े इंस्क्रिप्शन के कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, व्हाट इज द लैंग्वेज, हाउ दे शोड। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये हमने पहले भी बताया कि ये हमको क्या बताते हैं, रॉयल ऑर्डर डिसीजंस बताते हैं जो हमारे बहुत सारे रूलर्स ने लिया रिगार्डिंग सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स पे, जो भी डिसीजंस लिए वो हमको बताते हैं। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे अशोका इंस्क्रिप्शन। अब अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस आते हैं जो हमको बहुत जगह पाए जाते हैं और वो कुछ ना कुछ अलग अलग, कोई धम्म के बारे में बताता है, कोई उनकी सोशल लाइफ के बारे में बताता है, कोई उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है। तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रॉयल ऑर्डर्स एंड डिसीजन। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमको किस चीज़ के रिकॉर्ड्स इंस्क्रिप्शन में, हमारे जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, इस टाइप के जो भी फॉलोअर्स थे, इनके जो फॉलोअर्स थे वो सारे लोगों के बारे में भी हमको बताते हैं और जिससे हमको हेल्प मिलती कि टेम्पल कैसे थे, हमारी इमेजेस कैसी थी और डिवोशन की तरह यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमको इसमें भी हेल्प करते कि जो रॉयल किंग्स थे और कॉन्क्वेरर्स थे उनके एट्रीब्यूट्स बताते हैं, उनके वीकनेस कम बताते हैं रॉयल किंग्स वगैरह के, बट उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं और कॉन्क्वेरर्स हैं वो बताते हैं। फॉर एग्जांपल इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है हमारे समुद्रगुप्त का, वेरी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो हम पढ़ेंगे जब हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है कि उन्होंने कैसे जीता, कहाँ कहाँ जीता, किन किन को हराया, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हो जाता है। फाइनली अगर बात करें तो लास्ट जो इंस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंट है कि लैंड ग्रांट सिस्टम जो बहुत ज़्यादा लेटर वैदिक पीरियड में आया, उस टाइम पे जो भी चीफ्स, प्रीस्ट थे, मंक्स थे, उनको जो भी लैंड ग्रांट सिस्टम हम देते थे वो भी हमको बताया जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो व्हाट आर द
पॉइंट्स जो हमने इंस्क्रिप्शन में पढ़े। पहली चीज़ इंस्क्रिप्शन में पढ़ा कि इंस्क्रिप्शन होता क्या है। तो वर्ड्स जो भी हमारे किसी चीज़ में लिखे जाते हैं उनको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। और जो भी ओल्ड राइटिंग्स होती हैं, ओल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं इंस्क्रिप्शन में, उसको हम बोलते हैं पैलियोग्राफी। अब इंस्क्रिप्शन किस में लिखे गए, स्टोन में लिखे गए, टेम्पल वॉल्स में लिखी गई, रॉक्स में लिखी गई, कॉपर प्लेट्स में लिखे गए, तो स्टोन्स इंस्क्रिप्शन उसमें लिखे गए। फिर कुछ फैक्ट्स हमने देखा, तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो था स्टोन पे पाया गया, और क्रिश्चियन एरा के टाइम पे हमारे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा फेमस हुए। बट मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो साउथ इंडिया में थे वो स्टोन्स में थे, और टेम्पल जो वॉल्स के टेम्पल जो टेम्पल के वॉल्स थे वहाँ पे लिखे गए। बट कॉइन्स की तरह ही अगर बात करें तो कॉइन्स की तरह इंस्क्रिप्शन भी म्यूजियम में प्रिजर्व की गई। तो हमारी लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो इंस्क्रिप्शन थे वो हमारे मैसूर में पाए गए। और लैंग्वेजेस जो थी इंस्क्रिप्शन में, पहले प्राकृत यूज़ हुई, फिर उसके बाद संस्कृत यूज़ हुई, फिर उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस में यूज़ हुआ, और पोस्ट गुप्ता टाइम पे धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। ओके, नेक्स्ट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी इंस्क्रिप्शन थे वो डेसिफर नहीं थे, बट पिक्टोग्राफिकल इमेजेस पाई गई। फिर अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में देखा। अशोका इंस्क्रिप्शन जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खरोस्ती स्क्रिप्ट एंड इन अरामिक, ग्रीक अरामिक स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ठीक है, और वो स्क्रिप्ट जो है गुप्ता टाइम तक हमको बहुत अच्छे से मिली, और बाद में रीजनल लैंग्वेजेस में हमको स्क्रिप्ट मिली। फिर अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो थे वो हमारे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन जो था हमारा डेसिफर कब हुआ, वो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स प्रिंसेप थे 1837 में। उन्होंने अशोकन इंस्क्रिप्शन को क्या किया, हमारे डेसिफर किया। फिर हमने इंपॉर्टेंस पढ़ा। इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा कि वो क्या कन्वे करते हैं, रॉयल ऑर्डर्स वगैरह करते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन की बात की। सेकंड हमने बात की कि ये बहुत सारे फॉलोअर्स जो जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म और वैष्णविज्म थे उनके बारे में बताती है। थर्ड हमने देखा कि एट्रीब्यूट शो करती है हमारे जो रॉयल किंग्स है, कन्क्वेरर्स है, फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्त का इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। और नेक्स्ट हमने लैंड ग्रांट सिस्टम देखा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इंस्क्रिप्शंस। नाउ लेट्स कम टू लिटरेरी सोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है आप हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिकोड किया है, लिखा है, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिविलाइजेशंस आई और कैसे कैसे हमारा जो लिटरेरी सोर्सेज था, जैसे कि हमारे बहुत सारे क्या क्या बुक्स आई, क्या क्या चीज़ें आई, वो हमको मिली। अब लिटरेरी सोर्सेज की अगर बात करें तो लिटरेरी सोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एंशिएंट इंडियंस जो थे वो राइटिंग कब से जाने, 2500 BC में। तो इन इंडिया अगर बात करें तो जो भी लिटरेरी सोर्सेज थे, जो भी रामायण, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, सुश्रुत संहिता हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी लिटरेरी सोर्सेज हुई। तो सबसे पहले इंडिया में अगर बात करें तो वो ब्रिक बार्क और पाम लीव्स में, मतलब क्या बोलते हैं, जो पत्ते होते थे, पेड़ के पत्ते, उनमें लिखी जाती थी। बट इन सेंट्रल एशिया बात करें जहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, हैड स्प्रेड फ्रॉम इंडिया। जो भी प्राकृत लैंग्वेज थी वो हमारी इंडिया से स्प्रेड हुई। और मनुस्क्रिप्ट जो है वो शीप लेदर, मतलब जो हमारे शीप होते थे, आपको पता है कश्मीर मतलब शीप पाए जाते हैं, उनके लेदर, उनको निकाल के उनके लेदर में लिखा जाता था। ठीक है, तो लिटरेरी सोर्सेज इंडिया में अगर बात करें तो हमारे ट्रीज में लिखे जाते थे। बट सेंट्रल एशिया में बात करें तो शीप लेदर और वुडन टेबलेट्स में लिखे जाते थे। अब ये राइटिंग को हमने इंस्क्रिप्शन बोला, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, बट वो मैन्युस्क्रिप्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें एट प्रेजेंट इंस्क्रिप्शन जो है हमने देखा कि हमारे म्यूजियम्स में प्रिजर्व्ड है, और मनी स्क्रिप्ट भी अगर बात करें तो हमारी लाइब्रेरीज में प्रिजर्व्ड है। अब सबसे पहले आते हैं अगर हम बात करें हमारे लिटरेरी सोर्सेज की, तो सबसे पहले आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में इतना लिटरेरी सोर्सेज नहीं मिला। बट अगर बात करें हमारे ऋग वैदिक टाइम पे, ऋग वैदिक से जो है लिटरेरी सोर्सेज मिलना स्टार्ट हुए। अब ऋग वैदिक टाइम पे अगर बात करें तो 1500 to 1000 BC के टाइम पे हमारा ऋग वैदिक एरा था। और ऋग वैदिक एरा में जो लिटरेरी सोर्सेस मिले वो हमारे मोस्ट ऑफ द प्रेयर्स मिलती थी। ठीक है, सिर्फ प्रेयर्स मिलती थी, वहाँ पे कोई सेक्रीफाइस नहीं परफॉर्म करते थे, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था। तो ऋग वैदिक टाइम पे हमारी प्रेयर्स मिलती थी। फिर लेटर वैदिक का लिटरेरी सोर्स आया। लेटर वैदिक में लिटरेरी सोर्स आया जहाँ पे प्रेयर्स बस नहीं मिलती थी, वहाँ पे रिचुअल्स भी मिलते थे। व्हाट आर द मैजिक, क्या मैजिक यूज़ कर रहे हैं, क्या माइथोलॉजिकल स्टोरीज यूज़ कर रहे हैं, वो सारे लिटरेरी सोर्सेज हमको मिले। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऋग वैदिक हमने देख लिया, लेटर वैदिक देख लिया। नेक्स्ट आए उपनिषद। उपनिषद वो होते हैं कि उपनिषद पहले क्या था कि गुरु, हमको पहले इतना चीज़ें नहीं मिलती थी कि हम इस बुक से पढ़ लें, हम जितनी हमें अभी सोर्स मिलता है कि हम इस बुक से पढ़ सकते हैं, हम इस बुक से पढ़ते हैं, हमको इस बुक से नहीं समझ में आया दूसरी बुक से पढ़ सकते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे गुरु होते थे, उनके पास शिष्य बैठते थे और उनको समझाया जाता था। तो उपनिषद वो होते हैं, फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस होते हैं जो हमारे गुरु के पास शिष्य बैठ के समझता है। ठीक है, तो उपनिषद आए। तो हमने देखा लिटरेरी सोर्सेज में सबसे पहले ऋग्वेद टाइम
टाइम पे देखा कि प्रेयर्स बस थे। लेटर वैदिक टाइम पे हमारे रिचुअल्स आए, प्रेयर्स आई, मैथोलॉजिकल स्टोरीज आई, उसके बाद उपनिषद आया जिसमें फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस थी। अब अगर बात करें सबसे पहले पुरानास की अगर बात करें तो फर्स्ट हमने देखा ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक एंड उपनिषद। अब नेक्स्ट इज 2 एपिक्स आए और मेजर पुरानास थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला था महाभारत एंड सेकेंड था हमारा रामायण। आपको पता है महाभारत अगर आपने नहीं देखी है तो मैं हर बच्चे से बोलूँगी कि प्लीज़ जाके आप महाभारत देखिए, जो भी हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जो हमारे डिज्नी हॉटस्टार पे अवेलेबल है महाभारत, आप प्लीज़ उसको एक एक एपिसोड देखिए। एंड एक एक एपिसोड सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, उसको समझने के लिए देखिए, उसकी टीचिंग देखिए कि कृष्ण जी जो कृष्ण है वो कैसे टीच कर रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। आपको ये देखना है कि आप जब महाभारत पढ़ेंगे या देखेंगे आपको समझ में आएगा कि आप हर सिचुएशन में वो एप्लीकेबल है। ओके, तो मैं हर बच्चे से बोलूँगी कि प्लीज़ जाके आप महाभारत देखिए। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए और उनके टीचिंग्स को एक डायरी लीजिए, जो भी कृष्ण जी ने वर्ड्स बोले हैं उनको लिखना स्टार्ट करिए। ओके, सो अब देखते हैं 2 एपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला था महाभारत, दूसरा था रामायण। अब महाभारत ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले आया था, ओल्डर था रामायण से, मतलब रामायण से पहले महाभारत आया था। और महाभारत अगर बात करें तो 10th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक के जितने भी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, क्या लड़ाई हुई, क्या चल रहा था उस टाइम पे, वो सब बताए। ओरिजिनली अगर बात करें तो उसमें 8,800 वर्सेस थे, जिसको हमने बोला टोटल जया संहिता। याद रखिएगा क्या बोला, जया संहिता, जो हमारी किससे डील करता है, विक्ट्री से डील करता है कि कौन जीता। फिर उसके बाद उसमें वर्सेस रेस किए गए, 24,000 वर्सेस हुए, उसको भरता बोला गया। भरता मतलब जो भी हमारे अर्लीस्ट वैदिक पीरियड थे वहाँ पे भरता नाम के एक ट्राइब थे, इसलिए उसको भरता नाम से जाना गया। फिर उसके बाद फाइनल कंपाइलेशन की अगर बात करें तो उसमें 100,000 जो है हमारे वर्सेस आए और उसको पूरे को कहा गया महाभारत और सशस्त्र संहिता बोला गया, सतश्री संहिता। ओके, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ तो आप देख लीजिएगा। और इसमें जो है बहुत कौरवास और पांडवास की जो लड़ाई हुई उनके बारे में बताया है, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया है, जो कि हमारी किससे बिलोंग करती है, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे बिलोंग करती है। ओके, तो महाभारत में सबसे पहले कितने वर्सेस थे, 8,800 वर्सेस थे जिसको जया संहिता बोला गया। फिर 24,000 वर्सेस आए जिसको भरता बोला गया और फिर 100,000 वर्सेस आए जिसको महाभारत बोला गया। ओके, तो याद रखिएगा दिस महाभारत इज ऑल अबाउट कि ओल्डर टेक्स्ट था, 10 to 4th सेंचुरी एडी में आया था। उसके बाद हमारा रामायण आया। रामायण की अगर बात करें तो ओरिजिनली अगर बात करें तो 12,000 वर्सेस थे, पर उसके बाद 24,000 वर्सेस को इंक्रीज किए गए और ये जो है बहुत लेटर ऐड किया गया, मतलब कंपाइल्ड अगर बात करें इनका जो पोर्शन था वो बहुत लेटर मतलब महाभारत के बाद ऐड किया गया और इसको बोला जाता है कि इसको कंपोज किया आफ्टर द महाभारत। ओके, तो दीज आर पुरानास की दो हाँ, पहली है महाभारत, दूसरी रामायण। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ऋग वैदिक पढ़ लिया, लेटर वैदिक पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया उपनिषद और हमने पुरानास में महाभारत और रामायण पढ़ लिया। अब उसके बाद ये सब हमारे ये लेटर वैदिक पीरियड पे आते हैं। अब पोस्ट वैदिक टाइम्स पे क्या क्या आए, तो पोस्ट वैदिक टाइम्स में सबसे पहले आए पोस्ट वैदिक टाइम्स की अगर बात करें तो पोस्ट वैदिक टाइम्स में सबसे पहले आए स्वतःश्रुत सूत्रास आए, जो हमको क्या बताते हैं, जो भी सेक्रीफाइसेस हमारे प्रिंसेस ने किए, रॉयल प्रिंसेस के लिए किए गए और सेवरल रॉयल कोरोनेशन सेरेमनीज बताए। ठीक है, जो भी सेरेमनीज हमारे रॉयल प्रिंसेस और किंग्स परफॉर्म करते थे वो सेरेमनीज बताई। फिर सेकंड अगर बात करें तो गृह सूत्र आया। गृह सूत्र की बात करें तो जो हमारे क्या बताता है, डोमेस्टिक रिचुअल्स के बारे में बताता है कि बर्थ कैसे होती है, शादी कैसे होती है, फ्यूनरल्स कैसे होते हैं, कैसे दफनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे गृह सूत्रास में आई। फिर सुलवा सूत्र आई। सुलवा सूत्र इज द वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स की ओपनिंग को बताती है। सबसे पहले बिगनिंग कैसे हुई हमारी ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स की उसको बताती है और यहाँ पे बहुत सारे जो सेक्रीफिशियल एल्टर्स थे उनका कंस्ट्रक्शन किया गया, उनके कंस्ट्रक्शन को मेजर किया गया। तो पोस्ट वैदिक टाइम्स पे 3 चीज़ें आई। पहला आया स्वतः सूत्र, फिर गृह सूत्र और फिर सुलवा सूत्र। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट पोस्ट मॉडर्न टाइम। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, ऋग वैदिक पढ़ लिया, लेटर वैदिक पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, पुरानास पढ़ लिया, पोस्ट वैदिक टाइम पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आए हमारे बुद्धिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म जैनिज्म आपको पता है, बुद्धिज्म जैनिज्म की अगर बात करें तो सबसे पहले बुद्धिज्म
बुद्धिज़्म आए। बुद्धिज़्म के बुद्धिज़्म के जो टेक्स्ट थे वो किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे? पाली लैंग्वेज में लिखे जाते थे, बिकॉज बुद्धिस्ट जो थे वो पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे। और अर्लीस्ट जो टेक्स्ट था वो हमारी मगध में मिली थी। और कंपाइल्ड कब किया गया? इसको 2nd सेंचुरी BC में किया गया इन श्रीलंका। याद रखिएगा, दे वर फाइनली कंपाइल्ड इन द 2nd सेंचुरी BC श्रीलंका। बट अगर बात करें तो 2 टाइप के टेक्स्ट पाए गए, कैनोनिकल टेक्स्ट और नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल की अगर बात करें तो बुद्धा जब आए उनकी स्टेट ऑफ अफेयर्स, उनकी जब बुद्धा आए उस टाइम के स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में बताते हैं कि उस टाइम का कैसा स्टेट था, किस टाइप की चीज़ें फॉलो होती थी। नॉन कैनोनिकल अगर बात करें तो बुद्धा के पहले भी बहुत सारे बुद्धास जो है आए जिनको एनिमल के फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता था, एनिमल के फॉर्म में बताया जाता था। फॉर एग्जांपल बुद्धा को किसी एनिमल से डिनोट किया जाता, उसके पहले वाले बुद्धा को किसी और एनिमल से डिनोट किया जाता था। तो वो पहले के बुद्धास के बारे में बताया और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जातक स्टोरीज। याद रखिएगा, नॉन कैनोनिकल में जातक स्टोरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच बर्थ स्टोरी इज कॉल्ड एज जातक विच इज़ अ फोक टेल। ठीक है, मतलब वहाँ पे एनिमल से डिनोट किया जाता था। और जातक स्टोरी जो है वो उनको सोशल इकोनॉमिक कंडीशन बताते हैं 5th और 2nd सेंचुरी BC की, 5th से 2nd सेंचुरी BC की। तो हमने पढ़ा बुद्धिज़्म में ये पाली लैंग्वेज में रिटन होते थे, अर्लीस्ट मगध में पाई गई। कंपाइल कहाँ की गई? 2nd सेंचुरी BC में श्रीलंका में। फिर कैनोनिकल देखा जहाँ पे स्टेट ऑफ अफेयर्स बताए गए जब बुद्धा थे। नॉन कैनोनिकल में अगर बात करें तो अर्लियर बर्थ जो थे, बुद्धा के पहले जो बर्थ थे उनके बारे में बताया गया जिनको जातक स्टोरीज बोला गया। और अर्लीस्ट जो बुद्धा थे वो रिप्रेजेंट किस फॉर्म में किए जाते थे? एनिमल्स के फॉर्म में किए जाते थे। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर आए जैनास टेक्स्ट। ठीक है, तो बुद्धिज़्म के बाद आए जैनास। और जैनास जो थे वो किस में लिखे जाते थे? लिटरेरी सोर्सेस प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। और ये कंपाइल्ड कहाँ किए गए? याद रखिएगा, वल्लभी गुजरात में किए गए। कहाँ किए गए कंपाइल्ड? 6th सेंचुरी AD में वल्लभी गुजरात में। अब ये जो हमको हेल्प करते हैं कि ईस्टर्न यूपी और बिहार की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी एट द टाइम ऑफ महावीरा जब आए थे उस टाइम की हिस्ट्री को हमको बताती है। और ये हमको रिपीटेडली ट्रेड और ट्रेडर्स के लिए भी हेल्प करती है। ओके, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तो हमने पढ़ा ऋग वैदिक, फिर हमने पढ़ा लेटर वैदिक पीरियड, फिर हमने उपनिषद पढ़े, फिर हमने 2 एपिक्स पढ़े, महाभारत एंड रामायण। नेक्स्ट हमने पढ़ा फिर पोस्ट वैदिक टाइम्स पे सुलवा सूत्र पढ़ा, सुलवा सूत्र पढ़ा, गृहस्थ सूत्र पढ़ा और सूत्र पढ़ा। फिर उसके बाद हमारे बुद्धिज़्म आए, फिर उसके बाद जैनिज़्म आए। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेकुलर लिटरेचर आए। अब बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बाद आपको पता है मगध अम्पायर डेवलप हुआ, फिर मॉडर्न अम्पायर्स आए। तो अब उस टाइम पे हमारे जो है सेकुलर लिटरेचर जो है बहुत ज़्यादा आए। तो सेकुलर लिटरेचर में सबसे पहला आया धर्मशास्त्र, वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मशास्त्र की अगर बात करें तो धर्मशास्त्र जो है कंपाइल कब किया गया था? 500 to 200 BC टाइम पे कंपाइल किया गया था। ओके, अब धर्मशास्त्र क्या क्या बताता है? धर्मशास्त्र वो ड्यूटीज़ को बताता है कि डिफरेंट वर्णास जो थे, डिफरेंट कास्ट सिस्टम जो थे, जो किंग थे और उनके ऑफिशियल्स थे, क्या ड्यूटीज़ फॉलो करते थे। दूसरी चीज़ वो रूल्स बताता है कि क्या रूल्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, रूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि किस टाइप से आपको किसी प्रॉपर्टी को लेना है, सोल्ड करना है या अपने नाम करना है। तीसरी चीज़ वो क्या बताते थे? पनिशमेंट बताते थे कि जो भी अगर कोई चोरी करता है, कोई असॉल्ट करता है, कोई मर्डर करता है तो उसके लिए वो पनिशमेंट भी बताते। तो 3 चीज़ें धर्मशास्त्र बताते थे। पहली चीज़ क्या? ड्यूटीज़ प्रिस्क्राइब करते थे सबकी। दूसरी चीज़ रूल्स प्रिस्क्राइब करते थे कि कैसे रूल्स होने चाहिए। तीसरी चीज़ की वो पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब करते थे कि क्या क्या पनिशमेंट किस चीज़ के लिए होगी। तो धर्मशास्त्र है। फिर नेक्स्ट जो हमारा सेकुलर लिटरेचर है वो अर्थशास्त्र है, जो कि कौटिल्य की लॉ बुक थी। और ये लॉ बुक जो है ये हमारी 15 बुक्स में डिवाइडेड है। और सेकेंड और जो थर्ड बुक थी वो अर्लीस्ट थी। और ये स्टेट ऑफ सोसाइटी और इकोनॉमी बताते हैं मॉडर्न टाइम्स की। याद रखिएगा, मॉडर्न टाइम्स की जो स्टेट और इकोनॉमी होती है उसको बताते हैं। तो दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट धर्मशास्त्र और दिस ऑल अबाउट अर्थशास्त्र। आई होप इट इज क्लियर, बिकॉज मैंने हर जगह आपको मेंशन कर दिया है कि कहाँ पे क्या लिखा है। नेक्स्ट अगर बात करें अब हमारे पोस्ट गुप्ता टाइम पे अगर बात करें तो कालिदास, बहुत सारे लिटरेचर डेवलप हुआ। तो कालिदास आए, बनभट्टा आए, भसा आए। तो कालिदास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी, जो कि हमारी ये तीनों चीज़ें हमारी सोशल कल्चरल लाइफ जो है गुप्ता पीरियड की वो हमको बताते हैं कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में एट द टाइम ऑफ गुप्ता कैसा सोशल और कल्चरल लाइफ था। तो ये पोस्ट गुप्ता टाइम पे हमारी ये हो गई। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ कि पोस्ट गुप्ता टाइम पे सेकुलर लिटरेचर्स क्या थे। ठीक है, पोस्ट गुप्ता। ओके,
आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ लेट्स कम टू द तमिल लिटरेचर. अब उसके बाद अगर बात करें तो सेकुलर लिटरेचर पोस्ट गुप्ता हमने पढ़े. फिर आया संगम लिटरेचर. संगम लिटरेचर अगर बात करें तो साउथ इंडिया में प्रिवेल हुआ. तमिल लिटरेचर की बात किया है, तमिल टेक्स्ट की बात किया है. अब ये सोशल और पॉलिटिकल लाइफ जो है तमिलनाडु रीजन की हमको वो बताते हैं, और ये ट्रेड और कॉमर्स के बारे में भी बहुत बताते हैं. पोर्ट सिटीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हुई. तो ये हो गया हमारे संगम लिटरेचर. ओके, तो लिटरेरी सोर्सेज में आपको हमने बता दिया कि ऋग वैदिक टाइम पे क्या आया, लेटर वैदिक टाइम पे क्या आया, उपनिषद्स के थे, फिर पुराणाज आए, पुराणाज के बाद पोस्ट वैदिक टाइम्स, फिर बुद्धिज्म आए, जैनिज्म आए, फिर सेकुलर लिटरेचर्स आए, पोस्ट गुप्ता, एंड देन संगम लिटरेचर. तो दिस इज ऑल अबाउट लिटरेरी सोर्सेज, वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब हम बहुत एलाबरेट वे में पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे कि किस टाइम पे क्या है. ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट अगर बात करें तो सबसे फिफ्थ जो सोर्स है वो है हमारा फॉरेन अकाउंट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. फॉरेन अकाउंट्स की अगर बात करें तो फॉरेन अकाउंट्स जो है इंडिजीनियस लिटरेचर जो है वो हमारे जो भी लिटरेचर थे वो फॉरेन अकाउंट्स के द्वारा हमको बताए जाते हैं. अब फॉरेन अकाउंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब फॉरेन अकाउंट्स आपको पता है कि अलेक्जेंडर जो इन्वेजन हुआ था वो हमारा इंडियन सोर्स में अगर बात करें तो कहीं भी मेंशन नहीं है. ये हमारा ग्रीक सोर्स में मेंशन है, जिससे हमने इंडिया में इसको लिखा है कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था. अब सबसे पहले अगर बात करें तो ये हमको क्या बताते हैं कि रूलर्स कैसे आए, उनके कंटेम्प्रेरीज कौन थे, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो ग्रीक विटिजर्स जो है वो सेंड्रोकोटास के बारे में बताते हैं, जो कि हमारे अलेक्जेंडर के कंटेम्प्रेरी थे और जो इन्वेड किए थे 324 BC में इंडिया को. अब प्रिंस सेंड्रोकोटास की अगर बात करें तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आइडेंटिफाई किए गए. फिर इंडिका आई मेगास्थनीज की, वो चंद्रगुप्त के कोर्ट मतलब जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम पे आई, और वो हमारे क्या बताती है, जो हमारे सिस्टम थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के और सोशल क्लास और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी मॉडर्न पीरियड की, वो हमको बताती हैं. तो आपको पता चल गया कि इंडिका ये बताती है. ग्रीक विजिटर्स. अब ग्रीक एंड रोमन अकाउंट्स जो है वो पहली फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी AD में बहुत सारे इंडियन पोर्ट्स के बारे में बताती है, ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताती है कि डिफरेंट जो एम्पायर्स थे उनमें कैसे ट्रेड और कॉमर्स चलता था. फॉर एग्जाम्पल पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एंड टॉलेमी ज्योग्राफी जो है वो दोनों ग्रीक में लिखी गई, और वो एंशियंट ज्योग्राफी और कॉमर्स के लिए स्टडी की जाती हैं. फिर प्लिनी नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया आई, जो कि फर्स्ट सेंचुरी AD से बिलोंग करती थी, जो कि लैटिन में लिखी गई. वो हमको ट्रेड जो है इंडिया और इटली के बीच में क्या ट्रेड होता था वो बताती है. अब अगर बात करें चाइनीज़ ट्रेवलर की तो फाहेन और हुआनसेंग आए. वो हमारे फाहेन जो है वो हमारे गुप्ता टाइम पे है, तो सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशन जो थी इंडिया की गुप्ता टाइम पे वो बताते हैं. फिर हुआनसेंग आए चाइनीज़ ट्रेवलर, उन्होंने हर्षाद टाइम पे आए और उन्होंने सिमिलर जो सोशल कल्चर लाइफ थी वो हर्षाद एम्पायर के बारे में बताई. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉरेन अकाउंट्स. तो फॉरेन अकाउंट्स कुछ ना कुछ हमको किसके बारे में बताते हैं, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में बताते हैं, इंडियन उसके. तो इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेन अकाउंट्स का? पहला इंपॉर्टेंस यही है कि वो हमको कंटेम्प्रेरीज के बारे में बताते हैं, जैसे कि ग्रीक विजिटर्स आए. फिर ये हमको पोर्ट, ट्रेड सिटीज़, आइटम्स जो भी ट्रेड होते थे बिटवीन द एम्पायर्स उसके बारे में बताते हैं. और तीसरी चीज़ हमको सोशल एंड कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ कंडीशन के बारे में बताते हैं जो भी हमारे एम्पायर डेवलप हुए उस टाइम पे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन अकाउंट्स. नाउ लेट्स कम टू हिस्टोरिकल सेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्टोरिकल सेंस की अगर बात करें तो हिस्टोरिकल सेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है. एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल सेंस का यही मतलब है कि एंशियंट जो इंडियंस थे हमारे वो कैसे हमारे हिस्टोरिकल सेंस में लैक करते हैं. अब लैक कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो उन्होंने हिस्ट्री को वैसे नहीं लिखा जिस टाइप से हिस्ट्री लिखी जाती थी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, इट इज़ ऑब्वियस दैट दे डिड नॉट राइट हिस्ट्री इन अ मैनर इट इज़ डन नाउ. अभी जैसे लिखी गई उस टाइम पे उस एंशियंट इंडियंस जो थे उस टाइम की जो हिस्ट्री है उस टाइप से नहीं लिखे. दूसरी चीज़, स्टेटमेंट्स जो थे इवेंट्स के वो फ्यूचर टेंस में लिखे गए एज दे वर रिटन, क्योंकि वो कब लिखे गए, बहुत इवेंट होने के बाद लिखे गए, तो इसलिए फ्यूचर टेंस में लिखे गए. ऑथर्स जो थे अवेयर्स नहीं थे, जो पुरानास के ऑथर थे वो ऑथर्स अवेयर नहीं थे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे हो रहा है. तो वो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री का जो एसेंस है उसको
उसको बिल्कुल पूरी तरह मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, अब पुरानास की बात करें तो वो 4 एजेस के बारे में बताती है, कृता, त्रेता, द्वापर एंड काली। और हर जो एज है वो डिपिक्ट की गई कि एक एज आया, उसके बाद दूसरी एज आई, उसके बाद तीसरी एज आई, और उनके मोरल वैल्यूज़ और सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है, जो धीरे धीरे डीजेनरेशन मतलब धीरे धीरे डीजेनरेट होते गए, मतलब खराब होते गए। ठीक है, अब अगर बात करें ऑल द जितने भी इंडियन इंस्क्रिप्शंस थे वो हमको टाइम के बारे में बताते हैं, बट सिस्टमैटिक ऑर्डर क्या था वो उसके फॉर्म जो हमारे पुरानाज है उसमें सिस्टमैटिक फॉर्म में उसको लिखे नहीं गए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्टोरिकल सेंस कैसे लैक करते थे। अब कैसे लैक नहीं करते थे, तो सबसे पहली है बायोग्राफिकल राइटिंग। बायोग्राफिकल राइटिंग की अगर बात करें तो वो स्टार्ट हुई फॉर एग्जांपल हर्षचरिता जो बना भट्टा ने लिखा था हर्षवर्धन के टाइम पे, और जो हमारे हर्षवर्धन के कैरियर लाइफ के बारे में बताते हैं, कोर्ट लाइफ के बारे में बताते हैं, उनके सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में बताते हैं। फिर लेटर अगर बात करें तो संदेकारा नंद रामचरिता जो थी वो नरेट करती है स्टोरी कावरता पीजेंट्स और पाला प्रिंस जो थे रामपाला उनके बारे में। फिर आई विक्रम देव चरिता जो कि बुलांस ने लिखी थी, वो हमको विक्रमादित्य 6 के बारे में बताती है। ओके, फिर उसके बाद आई राज तरंगिनी जिसको हम स्ट्रीम्स ऑफ किंग्स भी बोलते हैं, और कल्हांस ने लिखी थी, वो हमको कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताती है, कश्मीर के किंग के बारे में बताती है। तो हिस्टोरिकल सेंस कैसे लैक करते थे और कैसे लैक नहीं करते, दोनों चीज़। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमको बताया गया कैसे लैक करते थे, सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया कैसे लैक नहीं करते थे। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंडिकेट द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो क्या क्या सोर्सेज है? मटेरियल रिमेन्स पहला सोर्स हो गया, दूसरा सोर्स हो गया कॉइन्स, तीसरा सोर्स हो गया हमारा इंस्क्रिप्शन, चौथा सोर्स हो गया हमारा फॉरेन अकाउंट्स, पांचवा सोर्स हो गया हमारा लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, व्हाट इज मेंट बाय आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी का मतलब हमने समझाया वो साइंस जो हमको हेल्प करती है कि मटेरियल लाइफ जो है पीपल की सिस्टमैटिक मैनर में जान पाए, तो उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। अब व्हाई आर द फॉरेन अकाउंट्स ऑफ इंडिया यूजफुल? फॉरेन अकाउंट्स इंडिया में यूजफुल क्यों है? बिकॉज इट टेल्स अबाउट 3 पॉइंट्स हमने बताए थे। बिकॉज इट टेल्स अबाउट द रूलर्स और उनके कंटेम्प्रेरीज। फॉर एग्जाम्पल ग्रीक विजिटर्स जो है वो सेंड्रोकोटास के बारे में बताए जो कि कंटेम्प्रेरी थे अलेक्जेंडर के। दूसरी चीज़ वो ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉलेमी की जो हमारी जोग्राफी है, फिर पेरीप्लस ऑफ एरिथेंसी, ये हमको क्या बताते हैं? ट्रेड बताते हैं। थर्ड चीज़ हमने देखा था कि ये हमको सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाहिन जो है वो गुप्ता एम्पायर की सोशल रिलीजियस कल्चरल लाइफ क्या थी, और सेंगाई वो हर्षाज एम्पायर के बारे में बताते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट the 3 questions. Next is mention the languages which were in use in ancient India. तो हमने बताया प्राकृत लैंग्वेज सबसे पहले यूज़ होती थी, फिर उसके बाद हमारी पाली लैंग्वेज भी यूज़ हुई बुद्धिज़्म के टाइम पे, फिर हमारी संस्कृत यूज़ हुई, उसके बाद धीरे धीरे करके रीजनल लैंग्वेजेस जो है वो प्रिवेल हो गई। ओके, तो स्क्रिप्ट्स भी उसी हिसाब से प्रिवेल हुए। नेक्स्ट इज अर्ली इंडियंस लैक्ड हिस्टोरिकल सेंस डिस्कस। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पूरी तरह लिख दिया है। तो हिस्टोरिकल सेंस की बात करें तो कैसे वो लैक करते थे? पहली चीज़ कि वो राइटिंग हिस्ट्री के बारे में नहीं जानते थे जैसे इस समय लिखी गई है। स्टेटमेंट्स जो थे इवेंट्स के वो फ्यूचर टेंस में बने थे। ठीक है, ऑथर्स जो थे अवेयर नहीं थे चेंजेस के बारे में। ऑल द इंडियंस जो थे ऑल द इंस्क्रिप्शंस जो थे वो टाइम के बारे में बताते थे, बट दे आर नॉट फाउंड इन सिस्टमैटिक फॉर्म इन पुरानास। अब कैसे वो लैक नहीं करते थे? अब जब डिस्कस टर्म आ जाता है तो आपको उसके पॉजिटिव्स भी डिस्कस करने, नेगेटिव्स भी डिस्कस करने। अब पॉजिटिव्स में अगर बात करें तो डिस्प्ले हिस्टोरिकल सेंस, जैसे कि बायोग्राफिकल राइटिंग्स के बारे में, जैसे बना भट्टा थे, हर्षचरिता लिखा था उन्होंने। फिर संध्याकारा नायनदास आए थे जिन्होंने रामचरिता लिखी थी जो कि कॉन्फ्लिक्ट बताते थे। फिर विक्रम देव चरिता आई थी, बुलांस ने लिखा था विक्रमादित्य के बारे में। फिर राज तरंगिनी आई थी, कल्हांस ने लिखा था किंग ऑफ कश्मीर के बारे में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप इट इज क्लियर। दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर विच इज ऑलरेडी आई हैव रिटन इन माई
इन माई नोट्स जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आप बिल्कुल इसी तरीके से पढ़िए, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यही बोलूँगी कि एक बार आप चैप्टर रीड करिए। जो भी मैंने कुछ टर्म्स इंक्लूड नहीं किए हैं तो वो आप इंक्लूड कर लिए, बट मोस्ट ऑफ द जो जिस्ट था पूरे चैप्टर का वो मैंने इन 4 पेजेस में लिख दिया है। आई होप इट इज़ क्लियर। आप इन 4 पेजेस को बहुत अच्छे से पढ़िए और थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थर्ड चैप्टर भी हम इसी टाइप से पढ़ेंगे, ज्योग्राफिकल सिटिंग, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज इसमें बताया गया है कि कैसे हमारी रिवर्स हिमालयस जो है हमको ज्योग्राफिकल कैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री को क्रिएट करती है उस बारे में। तो दीज आर द 2 चैप्टर्स विच इज़ वेरी नेसेसरी एंड दिस सेकेंड चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।